हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ऑसिलेटर के बारे में। आज हम लोग देखेंगे एलसी ऑसिलेटर। एलसी ऑसिलेटर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए यूज करते हैं हम लोग, या रेडियो फ्रीक्वेंसी। देखिए, तो मैं इसका पहले जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल सर्किट क्या होता है, मैं उसको बना रहा हूँ। तो आप देख लीजिए यहाँ से, ये हमारा पहले हो गया बेसिक एम्पलीफायर। कुछ भी ले सकते हैं एम्पलीफायर। बेसिक एम्पलीफायर में हम लोग बीजीटी ले सकते हैं या फिर ओपन भी ले सकते हैं। अब जो है यहाँ से एक सर्किट बनाता हूँ, फीडबैक नेटवर्क। मान लीजिए Z1 है, Z2 है, और यहाँ से ये Z3 है। तो ये हमारा जब इस प्रकार से नेटवर्क रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एलसी ऑसिलेटर। तो बेसिक एम्पलीफायर बताया कि ये बीजीटी हो सकता है, ऑप एम्प हो सकता है। अब चूंकि एलसी है तो Z1 और Z2 Z3 जो भी है एलसी इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होगा। ये कितना फेज शिफ्ट देगा? 180 डिग्री, और इसमें फेज शिफ्ट कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा फेज शिफ्ट? फेज शिफ्ट होगा टोटल 360 डिग्री। तो इसमें टोटल मिल गया मुझे 360 डिग्री, दैट इज ऑसिलेटर यहाँ से बन सकता है। अगर एक चीज मैं बताता हूँ, अगर सपोज करिए कि यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ एलसी ऑसिलेटर। यहाँ पे Z1 का वैल्यू, Z2 का वैल्यू एंड Z3 का वैल्यू। अगर ऐसा है, अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ हार्टली ऑसिलेटर, तो देखिए अगर Z1 भी इंडक्टर, Z2 भी इंडक्टर और Z3 कैपेसिटर। तो देखिए ये इंडक्टर और ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर, तो उसको क्या बोलेंगे? हार्टली ऑसिलेटर। दूसरा में कॉलपिट ऑसिलेटर। तो अगर ऐसा होगा तो कॉलपिट ये यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे इंडक्टर, मतलब ये कैपेसिटर यहाँ पे इंडक्टर, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉलपिट ऑसिलेटर। एक होता है क्लैप ऑसिलेटर। तो क्लैप में होता है यहाँ कैपेसिटर, यहाँ भी कैपेसिटर, और यहाँ पे एलसी कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर का कंबाइन करके, मतलब Z3 के वैल्यू हम लोग ये डालते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा होता है तो क्या बोलते हैं? क्लैप ऑसिलेटर। जो कि तो आपका सिलेबस में पढ़ना है हार्टली एंड कॉलपिट। तो हम लोग दो तरीका के देखेंगे, हार्टली एंड कॉलपिट ऑसिलेटर। तो और इसमें हम बताते हैं कि हर एक ऑसिलेटर में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो ये निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अगर निकालना हो तो अगर इसका हम लोग गेन निकालेंगे तो गेन निकालेंगे x2 बाई x1 प्लस यहाँ पे x1 बाई x2 होगा, यहाँ पे x2 बाई x1 इंटू HI बाई RC। अगर गेन निकालना होगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हार्टली ऑसिलेटर। तो मैं बना रहा हूँ बीजेटी से बनाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनपुट होगा या नहीं होगा? सोचिए, ऑसिलेटर में इनपुट नहीं होता। अब मैं ये हो गया मेरा बेसिक एम्पलीफायर, मतलब बेसिक एम्पलीफायर मैंने बना दिया। अब मैं ये नेटवर्क बना रहा हूँ।
देखिए ये इंडक्टर मतलब L1 L2 ये C। अब यहाँ से क्या हम लोग आउटपुट यहाँ से लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, कपलिंग कैपेसिटर लगाते हैं एक, उसके बाद इसको यहाँ से हम लोग और ये इनपुट में चला जाता है। ये हमारा क्या बन गया, हार्टली ऑसिलेटर। तो हार्टली ऑसिलेटर जो तरीका है मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए देखिए ये इंडक्टर का यूनिट क्या होता है, हेनरी। हेनरी लिखते हैं HENRY। तो हेनरी, H फॉर हेनरी, H फॉर हार्टली। तो हार्टली ऑसिलेटर को जो है आइडेंटिफाई ऐसा हम लोग करते हैं। तो यहाँ फेज शिफ्ट कितना देगा, 180 डिग्री, और यहाँ फेज शिफ्ट 180 डिग्री। टोटल फेज शिफ्ट कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑसिलेटर का जैसे काम कर रहा है। यहाँ पे एक कैपेसिटर और लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग कैपेसिटर CD। तो अब जो है इसको हम लोग निकालेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए F इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इसको प्रूफ करेंगे कितना होता है इसका। क्वेश्चन हमेशा आते हैं इससे। तो हम लोग बताया क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 हम लोग फॉर्मुलाइज करते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। अब बताइए x1 क्या है हमारा, तो ये x1 मतलब यहाँ पे x1 इक्वल टू L1 नहीं x L1, x2 इक्वल टू x L2, x3 इक्वल टू xC। ओके, अब इसको क्या लिखते हैं, अगर j ओमेगा L1 j ओमेगा L2, यहाँ होगा 1/j ओमेगा C, क्योंकि ये होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसका वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो j ओमेगा L1 प्लस j ओमेगा L2 प्लस 1/j ओमेगा C इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, j कॉमन लेंगे। देखिए j कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ओमेगा L1 प्लस ओमेगा L2, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, तो j स्क्वायर वहां पे हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 1/j खत्म हो जाएगा ओमेगा C, क्योंकि देखिए j यहाँ पे j स्क्वायर होगा, j स्क्वायर का वैल्यू माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया 0। तो j खत्म हो गया, ऑटोमेटिक खत्म हो गया। तो ये क्या है, एट मतलब यहाँ पे ओमेगा 0 होगा। क्यों बताए थे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा 0, तो एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 पे हम लोग निकालते हैं। तो जहाँ भी ओमेगा है वहाँ पे ओमेगा 0 करेंगे। ओमेगा 0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है। तो क्या होगा, ओमेगा 0 L1 प्लस L2 माइनस 1/ओमेगा 0 C इक्वल टू 0, या ओमेगा 0 इक्वल टू L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 1/ओमेगा 0 C। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ओमेगा 0 किधर करते हैं, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे इस साइड में क्या होगा, L1 प्लस L2 इंटू C। अब देखिए इंडक्टर का L1 प्लस L2 क्या होता है, L1 प्लस L2 हम लोग लिख सकते हैं L इक्विवेलेंट, जैसे R1 प्लस R2 लिखते हैं ना, R इक्विवेलेंट, उसी प्रकार से इंडक्टर का भी चलता है L1 प्लस L2 L इक्विवेलेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 1/L इक्विवेलेंट C। अब देखिए ये क्या है, स्क्वायर है, तो उसको उधर ले जाने तो क्या होगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ C। ओमेगा क्या लिख सकते हैं, 2πf लिख सकते हैं, 2πf 1/स्क्वायर रूट ऑफ L इक्विवेलेंट इंटू C, और f0 इक्वल टू 1/ क्या 2π यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ L C। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। किसका हो गया, हार्टली ऑसिलेटर का। अब जो है हम लोग, तो इससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, मैं प्रॉब्लम भी करूंगा। अब मैं आता हूं कॉलपिट ऑसिलेटर में। देखिए कॉलपिट ऑसिलेटर में क्या होना चाहिए, इसके जगह पे कैपेसिटर होना चाहिए, और जहाँ पर कैपेसिटर है वहाँ पे इंडक्टर होना चाहिए। तो मैं बना रहा हूँ कॉलपिट ऑसिलेटर। देखिए सेम बनेगा सर्किट, सिर्फ फीडबैक यहाँ पे मैंने ग्राउंड लगाना भूल गया था, यहाँ ग्राउंड होगा।
यहाँ से ये फीडबैक नेटवर्क हो गया। अब यहाँ से एक कैपेसिटर होता है, ब्लॉकिंग कैपेसिटर, और यहाँ पे ये लगा देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया हमारा C1 C2 L, ये हमारा हो गया फीडबैक नेटवर्क। ये हो गया हमारा, ये मान ली ये हो गया हमारा RC RE CE CB, ये हो गया C कपलिंग कैपेसिटर। आप देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, X1 इक्वल टू क्या है हमारा, XC1 X1, X2 इक्वल टू क्या है XC2, X3 इक्वल टू क्या है XL। तो XC1 इक्वल टू क्या होगा J ओमेगा C1, यहाँ क्या होगा J ओमेगा C2, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे J ओमेगा L होगा। अब देखिए यहाँ से तो हम जानते हैं क्या, एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0, F इक्वल टू F0 इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ओके, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन तो क्या करेंगे, X1 प्लस X2 प्लस X3 इक्वल टू 0। अब जो वैल्यू है पुट कर देंगे, क्या होगा 1/J ओमेगा C1 प्लस 1/J ओमेगा C2 प्लस J ओमेगा L इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से J कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1/J स्क्वायर ओमेगा C1 प्लस 1/J स्क्वायर ओमेगा C2 प्लस यहाँ पर ओमेगा L बचेगा। ओमेगा नहीं होगा, बार बार यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ओमेगा 0 होगा, ओमेगा 0 जहाँ भी है। तो अब J को इधर कर दूंगा, तो अब देखिए यहाँ पर J स्क्वायर मतलब माइनस 1/ओमेगा 0 C1 माइनस 1/ओमेगा 0 C2 प्लस ओमेगा 0 L, तो इक्वल टू 0। अब देखिए मैं कर रहा हूँ ओमेगा 0 L को इधर ही छोड़ दे रहा हूँ और उसको उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो 1/ इसे करेंगे ओमेगा 0 C1 प्लस 1/ओमेगा 0 C2 कर सकते हैं। अब देखिए ओमेगा 0 L यहाँ से देता हूँ, तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं ओमेगा 0, इस तरह से क्या बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है ना। देख लीजिए, अभी ओमेगा 0 को मैं यहाँ पर कराता हूँ और L को मैं यहाँ पर कराता हूँ, तो ओमेगा 0 स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/L और 1/C1 प्लस 1/C2। अब देखिए कैपेसिटर जब सीरीज में होता है, क्या कैपेसिटर दोनों सीरीज में है, तो इसका C इक्विवेलेंट जो लिखते हैं ये ऐसा होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो C इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल टू 1/L C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ना इसको। तो अब देखिए तो तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ L C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट का हम लोग वैल्यू जानते हैं। तो अब देखिए तो ओमेगा यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, तो यहाँ पे ओमेगा का लिख देंगे 2πf0 1/स्क्वायर रूट ऑफ L C इक्विवेलेंट, और f0 इक्वल टू 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ L C इक्विवेलेंट, ठीक है। जहाँ पे C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है हमारा, ये वैल्यू है। तो अब जो है हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इससे भी मिल चुका है। तो इस प्रकार से होता है हार्टली ऑसिलेटर का और कोलपिट ऑसिलेटर का, दोनों का मैंने C इक्विवेलेंट मैंने निकाल दिया। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए कोलपिट ऑसिलेटर है तो C फॉर कैपेसिटर, C फॉर कैपेसिटर। तो जब कैपेसिटर 2 होगा कैपेसिटर तो कोलपिट का रखेंगे। और यहाँ बता चुके थे कि ये L का यूनिट होता है हेनरी, तो हेनरी H फॉर हेनरी, H फॉर हार्टली। तो दो इंडक्टर जब रहेगा सीरीज में तो उसको हार्टली ऑसिलेटर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है कोलपिट ऑसिलेटर में जो इंडक्टर का पार्ट होता है, तो देखिए कोलपिट ऑसिलेटर में क्या है, इंडक्टर का पार्ट है। यहाँ पे हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं तो ये बन जाता है क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या होता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल वगैरह क्या होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल उसको बोलते हैं। इट इज एन एलसी ऑसिलेटर इन विच क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज यूज इन प्लेस ऑफ इंडक्टर।
देख रहे हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, क्वार्ट्ज क्रिस्टल यहाँ पे यूज करते हैं। तो क्या बनता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर। अब क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज ए पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिक क्या है, इसका मतलब इट कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल फॉर्म एंड मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। फिर से देखिए, हम लोग इंडक्टर की जगह पे, कॉलपिट ऑसिलेटर में इंडक्टर की जगह पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल डालते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इट कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल फॉर्म एंड मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। When a quartz crystal is used in a circuit, it will coated or polished metal on opposite faces. अगर हम लोग क्वार्ट्ज क्रिस्टल देखिए अगर यूज कर रहे हैं तो इसको मेटल से हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, मेटल पॉलिश कर देते हैं। अब इसका देखिए इलेक्ट्रिकल सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है और इसका इक्विवेलेंट सर्किट इस प्रकार से होता है। देख लीजिए RLC है, ठीक है। तो R क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, L का मतलब इंडक्टेंस एंड C का मतलब कैपेसिटेंस ऑफ द क्वार्ट्ज मटेरियल, इंटरनल पार्ट हो गया। अब इसमें R का काम क्या करता है, देखिए विस्कस डैम्पिंग फैक्टर और फ्रिक्शन। L इज इक्वल टू मास, C इज रेसिप्रोकल ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, K होता है ना स्प्रिंग कांस्टेंट में, तो 1/K इज इक्वल टू C। अब C डैश क्या है, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ये इसका बता रहा है। इन विच क्वार्ट इज डाइलेक्ट्रिक, क्वार्ट्ज क्या है, इसमें डाइलेक्ट्रिक है। एंड टू मेटल कोटिंग आर पैरेलल प्लेट्स, में दो पैरेलल प्लेट्स हो गया, अंदर में क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक है। जब कैपेसिटर होता है ऐसा होता है, तो कैपेसिटर में क्या होता है, अंदर का पार्ट क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज बोलते हैं, और इसको ये मेटल का बना होता है तो इसको मेटल प्लेट हो गया। तो इस प्रकार से जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये क्या है, कैपेसिटर ही है जिसमें ये दो मेटल काम कर रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक काम कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दो टाइप का होता है, सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग जो निकालते थे किस में, हार्टली ऑसिलेटर में, देखिए 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे L हार्टली में L इक्विवेलेंट बोले थे, एक L इक्विवेलेंट मतलब L1 + L2, लेकिन यहाँ पे L इक्विवेलेंट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ LC होगा। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, जो कॉलपिट का होगा वो होगा। देखिए 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1/L1 इंटू 1/C + 1/C डैश। तो इसका मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC इक्विवेलेंट। अब C इक्विवेलेंट क्या है, C डैश इंटू C बाई C डैश प्लस C। तो इस प्रकार से इसका दो फ्रीक्वेंसी होता है, एक पैरेलल सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एक पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखिए हमेशा जो होता है पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमेशा सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। तो अगर ऐसा होता है, अगर मान लीजिए कोई फ्रीक्वेंसी है दोनों के बीच में है, तो ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल हैज पॉजिटिव रिएक्टेंस, हेंस इट बिहेव एज एन इंडक्टर इफ इट इज ऑपरेटेड एट फ्रीक्वेंसी विच लाइज बिटवीन Fs एंड Fp, therefore it can be used in place of inductor of LC oscillator. Such circuit is called crystal oscillator. Colpit oscillator can be converted into crystal oscillator by replacing inductor with quartz crystal. बता चुके हैं। For crystal oscillator frequency of oscillation is equal to, अगर हम लोग अगर पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता क्या है, तो हम लोग हमेशा पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम लेते हैं। किसी एक अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना होता है तो सिर्फ हम लोग किसको लेते हैं, पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को। अगर डिफाइन कर दिया कि सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है तो Fs निकालेंगे, अगर जब पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है तो Fp निकालेंगे। एडवांटेज देख लीजिए इसका, एज प्रॉपर्टी ऑफ क्वार्ट्ज मटेरियल डज नॉट वेरी विथ टाइम एंड टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ L, C and C डैश रिमेन्स स्टेबल irrespective of time and temperature. Hence, crystal oscillator provides highly stable frequency of oscillation. हमेशा क्वेश्चन से आते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑसिलेटर कौन सा होता है, तो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज यूज्ड टू जनरेट क्लॉक सिग्नल फॉर माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑल्सो इन इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच। ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ Fp के वैल्यू जितना होगा उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम हम लोग डालते हैं। सपोज कीजिए कि Fp का वैल्यू 1 मेगाहर्ट्ज हो गया तो इसको बोलते हैं 1 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर। अब इसको ड्रॉबैक देख लीजिए, F0 इज फिक्स्ड एंड ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो इस तरह से हमारा ऑसिलेटर टॉपिक पूरा खत्म हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू।